गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के संविधान के भाग। और हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाग एक और दो क्या कहते हैं, और हमने उसमें नागरिकता को डिस्कस किया, और हमने भारत के संविधान की परिभाषा और भारत के संविधान के भाग एक की परिभाषा को देखा। क्या कहता है भारत के संविधान में 1 से 4 और 5 से 11 आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए है। तो अब आज की हमारी वीडियो रहेगी, हम इसमें भाग 3 है और ये एक बहुत बड़ा भाग है। तो इसमें हम हम आपका 14 से 35 तक हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और भारत के संविधान का भाग 3, और इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो इससे पहले आप थोड़ी सी जानकारी ले लो कि भारत में जिस टाइम पर संविधान बन के तैयार हो गया, उस टाइम पर यहाँ पर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार 7 थे, परंतु उसको एक को खत्म कर दिया गया। 7वें भाग को क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि वे संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निकाल के भाग 12 में शामिल कर दिया गया, और 301A के तहत इसको शामिल कर दिया गया। तो जब हम 301 डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पर हम उसको देख लेंगे कि क्या क्या है। परंतु एक डेट आप याद रख लो, वे है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 को किया गया। तो ये किया गया और इसके तहत उसको खत्म करके 300 के तहत शामिल कर रख दिया गया। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा। सपोज आप सरकार क्या करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लाइन निकाल रही है, बोल रही है कि भाई आपका खेत यहाँ पर लगेगा और यहाँ से हम 4 लाइन निकालेंगे। तो अगर जिस टाइम पर आपके पास ये आपका अधिकार था, मूल अधिकार था, तो अगर आप सरकार को कहते कि नहीं, हम आपको यहाँ से रोड निकालने नहीं देंगे, फ्लाईओवर बनाने नहीं देंगे, कुछ भी, तो सरकार को यहाँ से ये स्कीम हटानी पड़ सकती थी, ये इसको यहाँ से भी निकालनी पड़ सकती थी। तो ऐसे में अब सरकार को हो गया कि नहीं, हम तो अब जनता के एक तरह से, जनता अगर हमें बोलती है हम नहीं देंगे, तो हम तो इस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये संपत्ति आपकी रहेगी, परंतु अधिकार सरकार का है। अगर सरकार आपके खेत से, आपके घर से अगर रोड निकालना चाहती है तो वे निकाल सकती है, आपको उसके बदले में वे कुछ पैसे देंगी, और आपकी संपत्ति आपसे ले सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये इसलिए इसको हटा दिया गया। मूल अधिकार था, तो मूल अधिकार के तहत भी आपका घर नहीं तोड़ सकती थी, क्योंकि आपका मूल अधिकार है, आप केस भी कर सकते हो। तो ये चीजें है। तो इसको अभी हम ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाएंगे, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अब 6 अधिकार बच गए। सबसे पहले एक अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लो, कौन कौन से समानता, स्वतंत्रता, धर्म के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा के, और एक सैद्धांतिक उपचारों के प्रति। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समानता का अधिकार लेते हैं। समानता का अधिकार क्या कहता है, क्यों हमें समानता दी गई है? इसको पढ़ने से पहले ना हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स की क्या है आखिरकार। फंडामेंटल राइट्स क्यों हमें फंडामेंटल राइट्स 6 अधिकार दिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स हमें इसलिए दिए गए हैं कि हमारे अधिकारों का शोषण ना करे, हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि हमारे साथ कोई गलत काम ना करे, हमारी स्वतंत्रता है उसको कोई छीनने का प्रयास ना करे। तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हम उसके लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें फंडामेंटल राइट दे, ताकि हम अपने व्यक्तित्व का, अपनी स्वतंत्रता का, अपनी जो हमारे अधिकार है देश में एज अ नागरिक, वे हमारे साथ, वे हमारे बने रहे। तो स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, पहले समानता का अधिकार हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमारे साथ कोई भेदभाव ना करे, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव ना करे। और इसमें हम 14 से लेके 18 तक स्टडी करेंगे, और मैंने लिख भी ले लिया है यहाँ पर। तो 14 क्या कहता है कि भाई कानूनी नजरों में चाहे अमीर हो गरीब हो एक समान है। 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
और 16 कहता है कि सरकारी नौकरी के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये कहता है 16। 17 कहता है स्पृश्यता। क्या होता है स्पृश्यता? स्पृश्यता कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत इत्यादि नहीं होगी। छुआछूत इत्यादि होगी तो वे उसके अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन है और वे उसके लिए कोर्ट में जा सकता है। तो 18 कहता है सिंपली उपाधियों का अंत, की भाई जितनी भी भारत में उपाधियां हैं चाहे बड़ी से बड़ी है, संविधान की नजरों में सारे एक समान है, चाहे वो मैंने क्या कहा गरीब हो अमीर हो, संविधान के लिए वो केवल एक नागरिक है भारत का। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता भाग जो मूल अधिकार 2 है उसमें भी हम 19 से लेके 22 तक करेंगे। स्वतंत्रता हमें इसलिए दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें, हम अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करें। कि आपको पता है बिना स्वतंत्रता के कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास पूर्णतः नहीं कर सकता, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले 18 किया, 19 को 3 भाग में बांटा गया, 19 को 6 भागों में बांटा गया। आगे को मैंने लिख भी लिया यहाँ पर 19 को 6, तो स्वतंत्रता ही दी गई है इसमें। और नंबर 1 19 का 1 क्या कहता है? 19 का 1 कहता है कि बोलने का अधिकार दिया है। 19 बी कहता है, 19 जो 2 है वे कहता है कि भारत के जनता को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। 19(3) कहता है कि उसको सभा बनाने का, उसको संगठन संघ बनाने का अधिकार है। आज की डेट में आप देखते हो संघ है, यूनियन है, वे हमें 19(3) के तहत हमें अधिकार है। 19(4) कहता है कि हम रैलियां निकाल सकते हैं। आज की डेट में आप देखते हो रैलियां निकलती है, तो ये हमें अधिकार 19(4) के तहत है। 19(5) के तहत हमें भारत के किसी भी जगह पर रैलियां करने घूमने का अधिकार है। 19(6) कहता है कि हमें जब उसे रहने का अधिकार है तो वहां पर उसे आजीविका चलाने का भी अधिकार है। अगर हिमाचल से कोई जम्मू कश्मीर में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में जा रहा है, तो ऐसे में जब वो रह रहा है तो उसको वहां पर आजीविका चलाने का अधिकार है। आजीविका को चलाने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है। 19(6) कंप्लीट हो गया। फिर 19(20) आता है। 20 कहता है सिंपली, 20 आपका की यहां पर मैंने लिख भी ले लिया है। 20 को हमने केवल 1 2 3 अच्छा जी। तो अपराधों के, अगर आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया है तो उसके तहत आपको 3 कंडीशन है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले कि वही जिस कानून के तहत आपने गुनाह किया है उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहता है कि मान के चलो आपने 2020 में कोई किसी का मर्डर कर दिया है, तो उस टाइम पर मर्डर करने के लिए 20 साल की सजा है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 20 साल की सजा है और 20 से लेके आपका केस चल गया जी 2022 तक, 2023 में, और 2023 में आपने केस हार दिया। और ऐसे में उस टाइम पर 2023 में कानून एक नया आ गया कि भाई अब उम्र कैद होगी जो मर्डर करेगा। तो ऐसे में अब आपको सजा हो गई, तो आपको 2023 में सजा हो गई, जबकि 2023 में उम्र कैद है। तो कौन सी सजा दी जाएगी? 20 में आपने अगर मर्डर किया तो 20 में आपको 20 साल की सजा सुनाई जाएगी। ये कहता है भाग 20 का 1। और भाग 20 का 2 क्या कहता है? 20 का 2 कहता है कि आपको कोई भी बाध्य नहीं करेगा कि भाई आपने गुनाह किया, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। और नंबर 3 जो आपका 20 का 3 कहता है कि आपको, यहां पर लिख भी दिया है मैंने, भाग 3 कहता है कि आपको अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है और आपको केवल एक ही गुनाह के लिए एक ही सजा होगी। कहने का मतलब है अगर एक गुनाह करते हैं उसके लिए एक सजा होगी, 2 सजा नहीं होगी। ये कहता है कंप्लीट हो गया आपका। फिर आता है आपका 21 का 21 कहता है ये प्राण और दैहिकता का अधिकार है कि इसमें देखो आप, हमें स्वच्छ जल पीना, स्वच्छ वातावरण में रहना, शुद्ध हवा
लेना ये भी हमारा एक अधिकार है, परंतु लोगों को पता नहीं है। तभी आप झुग्गी झोपड़ियों में देखते हैं कि लोग, उनको अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तब वे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। अगर उन्हें अधिकार का पता होता तो शायद वे सरकार के साथ लड़ रही होती इस टाइम। ये कहता है। और इसमें बहुत से चीजें, विषय शामिल किए गए हैं, और उन विषयों को डीपली हम स्टडी नहीं कर सकते। आप समझ लो, प्राण और दैहिकता का अर्थ यह है कि भाई जीवन जीने का एक अधिकार है, जो हमें 21 में दिया है। और 21A में एक नया संविधान शामिल, आर्टिकल शामिल किया गया है। 86 का जो 66वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत कहा गया कि 4 से 14 वर्ष के बच्चे को भारत सरकार फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। फिर से कह रहा हूं, झुग्गी झोपड़ियों को पता नहीं है उनके बच्चों को, इसलिए वे बच्चे सड़कों पर है। कानून क्या है? आपको कानून तब सहायता करे, आपकी कानून तब सहायता करेगा जब आप उसको जानोगे। अगर आप नहीं जानोगे तो, कहते हैं ना कि कानून अंधा है, तो ये बात है, जब आप उसको जानोगे तभी आपकी सहायता करेगा, अन्यथा कुछ नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, 3 तक 21 भी हो गया। 22 में क्या कहा है? गिरफ्तारी। यहाँ पर भी 3 कंडीशन है। सपोज अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो ऐसे में आपके पास 3 ऑप्शन है। एक, आप पूछ सकते हो कि भाई किसके तहत मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। नंबर 1 22 का, 22 का 2 क्या कहता है? 22 का पार्ट बी कहता है कि 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध करो, जैसे उसको उपस्थित करवाना है जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और नंबर 3 कहता है कि आपको अपने आप की स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी वकील को हायर कर सकते हो। ये कहता है, ये आपका 22 का 3। और उसके बाद आपके पास नंबर 3 आता है जी, आपका शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध कि भाई हमारे साथ कोई शोषण ना करे, एक्सप्लॉइटेशन ना करे। तो 22 कंप्लीट हो गया। 23 और 24 कहते हैं कि भाई 23 के तहत जो भी 14, जो अल्पायु को होगा, जो कि 14 वर्ष से कम होगा, उसे कहीं पर भी किसी भी फैक्ट्री में अगर वो काम नहीं करेगा। और 24 कहता है कि भाई उसको, किसी को भी फैक्ट्रियों में इत्यादि में काम करने, अगर कोई बच्चों से काम करवाता है, सिंपली समझो, अगर कोई बच्चों से काम करवाता है तो उसके खिलाफ क्या है? एक्शन लिया जा सकता है। अगर कोई जबरन किसी से काम करवा रहा है तो जबरन किसी से काम नहीं करवा सकता है। ये कहता है आपका शोषण नहीं किया जा सकता है। तो और आपका धर्म के विरुद्ध, चौथा आ गया, धर्म के विरुद्ध है। आपको पता है भारत में बहुत से धर्म है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कई धर्म है। तो ऐसे में आपको स्वतंत्रता है। आप भारत में हो तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी मान सकते हो। ये आपको 25 के तहत है। देखो ना, 24 खत्म हो गया और 25 यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो 25 क्या आता है? सिंपली आपको पेपर में आ सकता है कि भाई किस एक्ट के तहत हमें स्वतंत्रता है धर्म को, कोई भी धर्म मानने की। तो एक्ट 25 के तहत है, आर्टिकल 25 के तहत है। तो कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। 26 कहता है कि आप किसी भी धर्म के क्रियाकलाप में भाग ले सकते हो, किसी भी धर्म के क्रियाकलाप को कर सकते हो। 27 कहता है कि जो धार्मिक स्थलों से, जो टेम्पल, चाहे मस्जिद है, आप गिरजाघर है, वहां से जो भी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 28 कहता है कि किसी भी स्कूल, कॉलेज इत्यादि में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। धार्मिक शिक्षा कहा सकता है कि धार्मिक शिक्षा स्कूलों, कॉलेजों में नहीं दी जाएगी, शिक्षण संस्थानों में थी। किस एक्ट के तहत है? तो 28 के तहत है। फिर आपके पास आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये आपका 28 कंप्लीट हो गया, 29 और 30 चलेगा। और ये क्या कहता है? देखो, दो बातें कही गई है 29 और 30 में
कि अल्पसंख्यक और को ये अधिकार है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है कि हिमाचल है, हिमाचल में हिंदी बोलने वाले ज्यादा हो गए, बंगाली बोलने वाले कुछ % व्यक्ति होते हैं। तो जो बंगाली बोल रहे हैं, जो अन्य भाषी है या फिर अन्य धर्मों के लोग हैं या फिर अन्य जातियों के लोग हैं, जो कुछ कम संख्या में अल्पसंख्या है, तो उनको अधिकार है, उनको उनके जो विकास है, उनके विकास और संरक्षण के लिए उनको अधिकार है। सरकार को वे बाध्य कर सकती है कि हमें इसके लिए हमें अधिकार दीजिए, हमें आप पॉलिसीज प्रोवाइड करिए। और फिर 30 क्या कहता है कि उनको शिक्षा का अधिकार है, जो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक के लिए नहीं है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है राज्य में, उनके लिए है ये कंप्लीट हो गया। फिर आपका लास्ट आता है जी सैद्धांतिक उपचारों के विरुद्ध। ये कहता है सिंपली, अगर मैं एक लाइन में समझाऊं, 5 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उनके अगर हमारा उनमें से अगर किसी के साथ भी शोषण हो रहा है, किसी एक को छीना जा रहा है हमसे, तो हम जो छठे के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। और यहाँ देखो ये हाई कोर्ट 139 और 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 139 और हाई कोर्ट आपका 226 के तहत रिट जारी। जब आप 139 और 226 आर्टिकल पढ़ोगे तो रिट के बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा समझ लो कि 5 चीजें इसमें आती है, लिख भी ली है मैंने। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उसके बाद ये आपका प्रतिशोध लेख, प्रेषण और अधिकार अधीनस्थ। तो इन 5 चीजों को सिंपली थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, आगे जाके मैं इस वीडियो में ही आपको समझाऊंगा, जब आपको 139 और 226 एक्ट आपको करवाऊंगा। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, कोई ऑफिसर, सपोज कोई एसडीएम है और एसडीएम ऑफिस में कोई क्लर्क है, अगर वे क्लर्क एसडीएम का काम कर रहा है, तो ऐसे में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मान के चलो अगर कोई अधिकारी है, मैंने पहले कहा एसडीएम, अगर कोई अधिकारी है एसडीएम में भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है या फिर अपने अधिकारों के खिलाफ काम कर रहा है, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं कि आप अपने अधिकारों में काम करिए। और उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो उसमें केस आए हैं वे उनको ट्रांसफर कर सकता है अपने पास, और हाई कोर्ट जो केस उसके पास आए हैं वे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका अधीनस्थ न्यायालय है, उसके जो केस आए हैं उनको अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। तो ये मोटा मोटा समझ लो केवल इसको। बाद में आपको जब मैं 139 और 226 आर्टिकल बताऊंगा तो उस टाइम पर आपको सारी चीजें बताऊंगा इसमें क्या करके क्या, इसलिए मैंने आपको बस छोटा सा शॉर्ट में बता दिया कि ऐसा समझ लो आप इसको शॉर्ट में कि इन 5 का अगर हमारा कोई हमसे इन 5 में से एक आर्टिकल को भी छीनने का प्रयत्न करता है, तो हम यहाँ पर जाके रिट जारी कर सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई भेदभाव कर रहा है 15 आर्टिकल के तहत, तो हम ये 32 में आता है, 32 के तहत हम रिट जारी कर सकते हैं। तो ये कहा गया। तो आज की वीडियो में हमने देखा भारत के संविधान के भाग 3 को हमने देखा, और अगली वीडियो हम भारत के संविधान के जो भाग 4 को है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।